स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र क्या है? एक तरह से ये तंत्रिकाओं का जाल है जो कि संरचनात्मक तथा इनका प्रकार्यात्मक महत्व होता है, जो संग्राहकों से लेकर, संग्राहक यानी जो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे लेकर के हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु या वापस जहाँ हमारे जो प्रभावक हैं, यानी जो हमारे अंग हैं जिनसे कार्य होता है, वहाँ तक ये फैला हुआ रहता है। यानी मस्तिष्क से लेकर के हमारे पाँव तक जो है तंत्रिकाओं का जाल है, जो कि हमारी विभिन्न क्रियाओं को करने में मदद करता है, जिसके द्वारा शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है तथा व्यक्ति की चेतन अनुभूतियाँ और उसके सभी पहलू, इन सब के लिए हमारा तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होता है। तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। एक होता है कपालीय अस्थियों के भीतर, दूसरा है कपालीय अस्थियों के बाहर। कपालीय अस्थियाँ यानी जो हमारे कपाल के भीतर हैं, कपाल के भीतर यानी जो हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर जो भी हमारी तंत्रिकाएं हैं, उसके अंतर्गत हमारे आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी जिसमें हमारे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आता है। और कपालीय अस्थियों के बाहर हमारा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसके हमारे दो भाग होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें हमारे मेरुरज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं तथा मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, वो आती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सिर्फ मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क जो है, उसका हम क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें तो पुनः मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है, उसके पुनः 2 भाग हैं, जिसको हम डायनसेफेलॉन तथा टेलेनसेफेलॉन कहते हैं। डायनसेफेलॉन जैसा कि नाम है, डायनसेफेलॉन यानी 2 जिसके भाग हैं। डाई का मतलब 2 होता है। मस्तिष्क के जो अग्र मस्तिष्क हैं, उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम थैलेमस कहते हैं, दूसरे भाग को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस, हाइपो का मतलब होता है थैलेमस के नीचे का जो एक हिस्सा, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसके नीचे, हाइपो यानी नीचे। दूसरा भाग है टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन को हम पुनः विभाजित करते हैं तो देखते हैं कि उसके अंतर्गत हमारी 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है बेसल गैंग्लिया, दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम और तीसरा होता है नियोकॉर्टेक्स। बेसल गैंग्लिया, गैंग्लिया यानी कि तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है एक, जिसको कि हम आधारीय गुच्छ भी हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम अपने आप में कोई एक अंग नहीं है, वो कुछ छोटे छोटे अंगों से मिलकर के बना है। इन अंगों को हम कहते हैं एमिग्डेला, सेप्टम, हिप्पोकैम्पस तथा ऑल्फैक्टरी बल्ब। आपको ये नाम थोड़े से टेक्निकल हैं, इसलिए आप जैसा चाहें हिंदी अंग्रेज़ी जिसमें भी याद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो इजी भी रहेगा आपको। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे इन 4 अंगों से मिलकर के बना है। उसके बाद हमारे आता है नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स, नियो का मतलब होता है नया, यानी कि ये कॉर्टेक्स जो बाद में बना हुआ है। इसके हमारे 4 भाग होते हैं: फ्रंटल लोब, लोब का मतलब होता है पाली, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा, खंड जिसको हम बोलेंगे। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब। जैसा इनका नाम है, फ्रंटल लोब यानी जो हमारे मस्तिष्क का आगे का हिस्सा है, टेम्पोरल लोब हमारे ऊपर का हिस्सा है, पैराइटल दोनों साइड के हिस्से हैं,
ऑसिपिटल लोब हमारा पीछे यानी जो गर्दन की तरफ हिस्सा है उसको हम कहते हैं। तो ये हमारा था अग्र मस्तिष्क। उसके बाद हमारा आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के फिर हमारे दो भाग हैं, टैगमेंटम और टेक्टम। ये दो भाग हैं। टेक्टम जो है उसके फिर हमारे दो भाग हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इन्फीरियर कॉलिकुलाई। यानी एक तरह से जैसे हम इस तरह से मान सकते हैं, जैसे कमरा है उसके ऊपर की छत है उसको हम सुपीरियर कॉलिकुलाई कह सकते हैं, और फर्श जो है उसको इन्फीरियर कॉलिकुलाई कह सकते हैं। और उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसके अंतर्गत हमारे होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एक तरह से तंत्रिकाओं का जाल सा है जो कि हमारे कई क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क का पिछला हिस्सा आता है। पिछले हिस्से के अंतर्गत आता है हमारे मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम और फोर्थ वेंट्रिकल। ये चार हिस्से हैं जो हमारे पश्च मस्तिष्क के दौरान के अंतर्गत आते हैं। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क हमारा एक तरह से, आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट को अगर हम तोड़ते हैं अंदर से हम देखें तो दो हिस्से उसके दिखाई देते हैं, यानी दो एक जैसे टुकड़े हमारे को दिखाई देते हैं। हमारा मस्तिष्क भी बिल्कुल अखरोट के जैसे ही होता है। उसके दो हिस्से होते हैं, दो समान हिस्से होते हैं। एक को हम बोलते हैं दायां गोलार्ध, एक को बोलते हैं बायां गोलार्ध, यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसको हम बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। दो एक जैसी संरचनाएं हैं, दायां और बायां। कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का दायां हिस्सा हमारा लकवाग्रस्त हो गया, किसी का बायां हिस्सा पूरा लकवाग्रस्त हो गया। तो हमारा जो दायां मस्तिष्क का दायां हिस्सा होता है वो हमारे शरीर के बाएं हिस्से के साथ जुड़ा होता है, और जो हमारा दायां हिस्सा होता है मस्तिष्क का वो हमारे बाएं हिस्से के साथ जुड़ा होता है। तो अगर दाएं मस्तिष्क जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, अगर उसमें कुछ समस्या आती है, कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है या कुछ चोट पहुंच जाती है, तो उसके चोट पहुंचने से, उस हिस्से में चोट पहुंचने से हमारे जो बायां हिस्सा होगा उसमें कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होगी। और अगर बायां मस्तिष्क उसमें कुछ समस्या होगी तो हमारा शरीर का दायां हिस्सा समस्याग्रस्त हो जाएगा या उसमें पूरे में लकवा जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस मस्तिष्क के कितने हिस्से में चोट पहुंची है या उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। ये दोनों हिस्से जो होते हैं आपस में एक धागे की नुमा चीज़ होती है जिसको हम कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, उसके द्वारा आपस में दोनों जुड़े हुए रहते हैं। दोनों को जोड़ने का काम कॉर्पस कोलोसम का काम करता है। दोनों हिस्से हमारे एक जैसे होते हैं, समान अंग उनके अंतर्गत होते हैं। और मस्तिष्क का जो आखिरी हिस्सा होता है, जो मेडुला है, जो पश्च मस्तिष्क है, वो मेडुला हमारी स्पाइनल कॉर्ड से यानी हमारी मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। तो जो हमारे गर्दन का निचला हिस्सा है वहाँ हमारा मेडुला ख़त्म होता है और मेरुरज्जु जुड़ा होता है। मेरुरज्जु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु की संरचना, उसके कार्य क्या हैं, अगले चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे। मस्तिष्क जो है वो हमारी सारी क्रियाओं को संचालित करता है। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स, कोई व्यक्ति बीमार है, उसको कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये देखा जाता है कि उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। ब्रेन डेड घोषित करने का क्या मतलब है? शरीर तो उसका स्वस्थ है लेकिन उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो क्या कोई व्यक्ति काम कर सकता है? कोई भी अपनी क्रियाएं कर सकता है? नहीं कर सकता। अंग सारे स्वस्थ हैं लेकिन मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। तो मस्तिष्क काम नहीं करता है, उस स्थिति में व्यक्ति ब्रेन डेड कहलाता है, यानी कि मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। तो जब व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके अंग, फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप किसी और को दान कर सकते हैं क्योंकि अंग तो स्वस्थ हैं, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्तिष्क के अंगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।